और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। गौरी और श्यामलाल पूरी तरह भीग गए। चग्गन समझ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो रात बहुत मुश्किल हो जाएगी। वह तुरंत इधर उधर दौड़ने लगा। उसने कुछ मोटी टहनियां इकट्ठी की, फिर बड़े बड़े पत्ते तोड़े। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कपड़े शरीर से चिपक चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चग्गन रुका नहीं। वह पूरी ताकत से काम करता रहा। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने पेड़ों की शाखाओं और पत्तों से एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी बना दी। वह कोई मजबूत घर नहीं था, लेकिन बारिश से बचने के लिए पर्याप्त था। सब झोपड़ी के अंदर आ गए। भीतर थोड़ी राहत थी, लेकिन चारों ओर से टपकती बूंदें बता रही थीं कि यह सिर्फ एक अस्थायी सहारा है। श्यामलाल भीगे हुए कपड़ों में बैठे कांप रहे थे। गौरी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जी? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? चग्गन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसकी नजर अपने बूढ़े पिता पर गई। श्यामलाल दीवार के सहारे बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें उस हालत में देखकर चग्गन का कलेजा फटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कि कभी उसके पिता ने मेहनत करके उसे पाला था। आज वही पिता जंगल में एक टपकती हुई झोपड़ी में बैठे थे। कुछ देर बाद श्यामलाल ने अपने बेटे की ओर देखा। बेटा, दुखी मत हो। बाबा, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ऐसा मत कहो। अगर मैं सफल होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। इंसान की पहचान सुख में नहीं, दुख में होती है। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। ये शब्द सुनकर चग्गन की आंखों से आंसू बह निकले। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश अभी भी जारी थी। गौरी और श्यामलाल धीरे धीरे सो गए, लेकिन चग्गन की आंखों में नींद नहीं थी। वह झोपड़ी से बाहर निकला। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। उसने अंधेरे आसमान की ओर देखा, फिर दोनों हाथ जोड़ ली। हे ईश्वर, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। ना घर है, ना जमीन, ना कोई सहारा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं मेहनत करता रहूंगा। मैं अपने पिता को सम्मान की जिंदगी दूंगा। मैं गौरी को फिर कभी रोने नहीं दूंगा। और एक दिन मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगा। जंगल में आए हुए चग्गन और उसके परिवार को लगभग 1 महीना बीत चुका था। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। जिस झोपड़ी को चग्गन ने पहली बारिश वाली रात में जल्दबाजी में बनाया था, वह बस नाम मात्र का सहारा थी। कहीं से बारिश का पानी टपकता, कहीं से हवा अंदर घुस जाती। रात में जंगल के जानवरों की आवाजें सुनाई देती तो गौरी डर कर जाग जाती। लेकिन इन सब के बावजूद चग्गन ने हार नहीं मानी। शाम को जब वह लौटता, तब आराम करने के बजाय अपने नए घर को बनाने में लग जाता। कभी वह जंगल से मजबूत बांस काट कर लाता, कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता, कभी मिट्टी और घास मिलाकर दीवारें बनाने की कोशिश करता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, कंधों पर घाव हो गए थे, लेकिन हर शाम जब वह अधूरी दीवार को थोड़ा और ऊंचा होता देखता, तो उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान आ जाती। एक दिन शाम को गौरी उसे मिट्टी उठाते हुए देख रही थी। उसके कपड़े पसीने और मिट्टी से पूरी तरह भर चुके थे। चेहरा थकान से झुका हुआ था, फिर भी वह रुका नहीं था। गौरी उसके पास आकर खड़ी हो गई। सुनिए जी, सुबह से अब तक तुमने एक पल भी आराम नहीं किया। खेत में पूरा दिन काम किया, फिर यहाँ आकर घर बनाने में लग गए। आखिर कब तक अपने शरीर पर इतना अत्याचार करोगे? अत्याचार नहीं है गौरी, ये तो सपना है। जिस दिन ये घर बन जाएगा, उस दिन मुझे लगेगा कि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हारे हाथ देखो, कितने छिल गए हैं। ये छाले नहीं है गौरी, ये हमारे आने वाले अच्छे दिनों की कीमत है। गौरी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें नम हो गई। धीरे धीरे जंगल में रहने की बात गांव तक पहुंच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी को चग्गन पर तरस आता, कोई उसकी मेहनत की तारीफ करता, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसकी हालत देखकर खुशी मिलती थी। लेकिन जब यह बात सेठ गोविंद दास तक पहुंची तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सुना
कि चग्गन अपनी पत्नी और बूढ़े पिता के साथ जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है और अपनी मेहनत से घर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगले ही दिन उन्होंने खुद जाकर सब देखने का फैसला किया। दोपहर का समय था। चग्गन काम से लौटकर घर बनाने में लगा हुआ था। जी सेठ जी। सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अधूरी दीवारें, घास फूस का छप्पर, टूटी चारपाई और एक कोने में रखे कुछ पुराने बर्तन, यही उस परिवार की पूरी दुनिया थी। सेठ के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। चगन, क्या सचमुच तुम लोग यहाँ रहते हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं? बताकर क्या करता सेठ जी? बेटा, जब मैंने तुम्हें काम दिया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में जी रहे हो। अगर तुम कहो तो मैं अभी गांव में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। एक अच्छा घर दिलवा दूंगा। तुम्हारे पिता को आराम मिलेगा, गौरी को भी तकलीफ नहीं होगी। चग्गन ने ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर उसने कुछ क्षण आसमान की ओर देखा, मानो शब्द खोज रहा हो। आखिरकार उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी बात सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला। दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं जो किसी और के दुख को अपना दुख समझे। लेकिन मैं अब किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। क्यों बेटा? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैंने बहुत साल दूसरों के सहारे जीकर देख लिए। दूसरों की छत के नीचे रहकर हर दिन ताने सुने हैं। हर निवाले के साथ अपमान निकला है। अब अगर मुझे फिर किसी के सहारे रहना पड़े तो शायद मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। ये घर छोटा है, अधूरा है, बारिश में टपकता है, लेकिन इसका हर बांस, हर लकड़ी, हर मुट्ठी मिट्टी मेरी मेहनत की है। जब मैं रात को यहां सोता हूं तो मुझे सुकून मिलता है कि ये किसी की दया से नहीं, मेरे पसीने से खड़ा हो रहा है। सेठ गोविंददास चुपचाप उसे देखते रहे। चग्गन की आंखों में गरीबी थी, थकान थी, लेकिन उसके भीतर जो स्वाभिमान था वह किसी अमीर आदमी की दौलत से भी बड़ा लग रहा था। अगर भगवान ने चाहा तो मैं एक एक ईंट जोड़कर अपना घर खुद बनाऊंगा, चाहे देर लगे। लेकिन मैं अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहता कि उनके पिता दूसरों की मदद पर जीते थे। यह सुनकर सेठ की आंखों में सम्मान साफ झलकने लगा। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन ऐसा आदमी बहुत कम देखा था जो कठिन से कठिन समय में भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद सेठ गोविंददास की नजर में चग्गन का स्थान और ऊंचा हो गया। अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने चुपचाप चग्गन के काम पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि मजदूर चग्गन की बात मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और चग्गन कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। चगन, मैंने तुम्हारे लिए एक नया काम सोचा है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या सेठ जी? नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। आज से तुम मजदूरों के साथ खेत में काम नहीं करोगे। अब तुम्हारा काम होगा पूरे खेत की देखरेख करना। कौन मेहनत कर रहा है, कौन काम से जी चुरा रहा है, कहां क्या कमी है, सब पर नजर रखना। लेकिन सेठ जी, मैं तो बस एक साधारण किसान हूं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पढ़े लिखे लोग नहीं, भरोसेमंद लोग चाहिए, और तुम पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। चग्गन की आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत सचमुच रंग ला रही है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नई जिम्मेदारी के साथ उसकी कमाई भी बढ़ गई, लेकिन चग्गन की आदतें नहीं बदली। वह अब भी उसी टूटी झोपड़ी में रहता था, फटे कपड़े पहनता था और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाकर अलग रख देता था। हर महीने उसकी छोटी सी पोटली में कुछ और सिक्के जुड़ जाते। चग्गन की छोटी सी झोपड़ी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मिट्टी की मजबूत दीवारें बन चुकी थीं और छप्पर भी काफी अच्छा हो गया था। हालांकि रहने की हालत अब भी साधारण थी, लेकिन चग्गन और उसका परिवार संतुष्ट था। उस दिन काम से छुट्टी थी। सुबह सुबह चग्गन जंगल में टहलने निकल गया।
पिछले कुछ महीनों में जंगल उसका अपना सा लगने लगा था। वह पेड़ों, पगडंडियों और छोटी छोटी पहाड़ियों को पहचानने लगा था। चलते चलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर दूर दूर तक फैली हुई थीं। चग्गन पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। उसी समय उसकी नजर पास की झाड़ियों में फंसी एक पुरानी कपड़े की पोटली पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई जानवर उसे घसीटकर यहाँ लाया होगा। वह उठकर पोटली के पास गया। पोटली बहुत पुरानी थी और मिट्टी से सनी हुई थी। चग्गन ने उसे उठाया। उसे आश्चर्य हुआ कि पोटली उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी। उसने धीरे धीरे गांठ खोली और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। पोटली के भीतर चमकती हुई सोने की कई मुद्राएं थीं। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थीं और वे चमक रही थीं। कुछ क्षणों तक चग्गन वहीं खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे पहले उसके मन में अपने गिरवी रखे घर का ख्याल आया। फिर गौरी और श्यामलाल का चेहरा सामने आ गया। लेकिन अगले ही पल उसने चारों तरफ देखा। ये धन किसी का भी हो सकता है, बिना जाने इसे अपना कैसे मान लूं? वह पोटली लेकर सीधे सेठ गोविंददास के पास पहुंचा। सेठ ने पूरी बात सुनी। कई दिनों तक गांव और आसपास के इलाकों में खबर भिजवाई गई, लेकिन कोई भी उस पोटली पर अपना दावा करने नहीं आया। काफी जांच पड़ताल के बाद भी जब उसका मालिक नहीं मिला, तब सेठ ने कहा, छगन, ईश्वर ने ये धन तुम्हारी किस्मत में लिखा था। अगर तुम्हारी जगह कोई लालची आदमी होता तो चुपचाप इसे रख लेता, लेकिन तुम पहले इसे लौटाने आए। यही साबित करता है कि तुम इसके योग्य हो। चग्गन ने भगवान का धन्यवाद किया। अगले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने सबसे पहले साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया, फिर अपना गिरवी रखा घर वापस ले लिया। लेकिन उसने गांव में वापस जाकर रहने का फैसला नहीं किया। उसका मन अब जंगल में बस चुका था। उसने जंगल के किनारे एक बड़ी और मजबूत हवेली जैसी कोठी बनवानी शुरू कर दी। लकड़ी, पत्थर और पक्की ईंटों से बना वह घर धीरे धीरे तैयार होने लगा। जहां कभी उसकी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहीं अब एक सुंदर और विशाल घर खड़ा था। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। श्यामलाल अक्सर बरामदे में बैठकर भगवान का धन्यवाद करते। कुछ समय बाद चग्गन की समृद्धि की खबर पूरे इलाके में फैल गई। यह खबर आखिरकार जगदीश तक भी पहुंची। जब उसने सुना कि चग्गन अब धनवान हो चुका है, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसे अपने सारे पुराने व्यवहार याद थे, लेकिन लालच ने शर्म को दबा दिया। एक सुबह वह कमला के साथ चग्गन के नए घर पहुंचा। घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कभी झोपड़ी थी, वहां अब एक शानदार मकान खड़ा था। जगदीश के मन में ईर्ष्या और लालच दोनों उमड़ पड़े। उसी समय श्यामलाल की नजर उस पर पड़ी। उनका चेहरा कठोर हो गया। यहाँ क्यों आए हो? चाचा, मैं तो बस मिलने आया था। मिलने? जब हमें घर से निकाला था तब याद नहीं आया था कि हम तुम्हारे अपने हैं? मुझसे गलती हो गई थी। गलती नहीं थी, तुम्हारा घमंड था। जिस रात तुमने हमें घर से निकाला था, उस रात तुम्हारी बहू रो रही थी। मैं कांप रहा था और चग्गन हाथ जोड़कर खड़ा था। तब तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। जगदीश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसी समय चग्गन बाहर आ गया। उसने सारी बातें सुन ली थी। वह धीरे धीरे जगदीश के पास पहुंचा। भैया, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। बाबा, आपने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हम भी नफरत पाल लेंगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? भैया, मैं पुराने जख्म नहीं भूला हूं, लेकिन मैं उन्हें लेकर जीना भी नहीं चाहता। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरे संघर्ष का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं आपकी कठोरता का भी। अगर उस दिन आप हमें घर से नहीं निकालते तो शायद मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखता। छग्गन, मैं आपको घर में रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा और ना ही पुराने हिसाब गिनाऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए,
जब भी आपको अपने छोटे भाई की जरूरत पड़े, चाहे दिन हो या रात, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, मैं मदद के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनकर जगदीश की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उसे एहसास हुआ कि धनवान चग्गन नहीं बना था, बड़ा इंसान चग्गन बना था। चग्गन ने जीवन में बहुत अपमान, गरीबी और कठिनाइयां देखी, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कारों का साथ नहीं छोड़ा। अंत में उसे सिर्फ धन ही नहीं मिला, बल्कि सम्मान, सुख और अपने लोगों का प्यार भी मिला। वहीं जगदीश को समझ आ गया कि इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है, न कि उसका घमंड। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी मेहनत, धैर्य और अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ता, भगवान एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदल देते हैं। आपको कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करिए।